नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग के स्क्रीन प्ले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये हेज ब्रदर्स ने लिखा है। हाँ, और ये स्क्रीन प्ले अपने आप में काफ़ी मशहूर है, खासकर इसके दावे को लेकर। बिल्कुल। हमारे पास पटकथा के कुछ अहम हिस्से हैं जिनसे पता चलता है कि कहानी कैसे शुरू होती है, किरदार कैसे सामने आते हैं और वो अलौकिक घटनाएं वो धीरे धीरे कैसे बढ़ती हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये स्क्रीन प्ले कहानी को कैसे बुनता है और सबसे ज़रूरी बात, ये वास्तविकता और सबूत जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करता है ताकि दर्शक मान ले कि भाई ये एक सच्ची कहानी है। स्क्रीन प्ले की पहली ही लाइन है, निम्नलिखित एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अब ये लाइन जब आप उन डरावनी घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो फिल्म में है, तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास लगता है। चलिए इसी को खोलते हैं जरा। हाँ, और इसी दावे की वजह से ये बातचीत खास हो जाती है। हम देखेंगे कि कहानी कहने के लिए कौन सी तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं और ये सच्चाई वाली बात को कैसे मजबूत करने की कोशिश की गई है। मतलब सबूत कैसे दिखाते हैं, वास्तविकता कैसे बनाते हैं, ये सब। तो कहानी शुरू होती है 1800s के आखिर में। एक फार्म हाउस है, बिल्कुल सुनसान। एक किरदार है जडसन शर्मन। माहौल शुरू से ही बड़ा तनाव वाला है। सुबह के 5:15 बजे हैं। हाँ, ये समय 5:15 सुबह, इसे याद रखना जरूरी है। स्क्रीन प्ले से बार बार इस्तेमाल करेगा, एक तरह से सबूत की तरह। हाँ, और सुनसान रास्ता है, दूर फार्म हाउस दिख रहा है, चिमनी से धुआं निकल रहा है। जडसन अपनी घड़ी देखता है, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, फिर बिजली कड़कती है, घोड़े बिदकते हैं। ये जो शुरुआती सीन है ना, ये फौरन एक बहुत ही अशुभ, रहस्यमयी माहौल बना देता है। और वो जो ऐतिहासिक सेटिंग है, उससे कहानी को एक वजन मिलता है। बिल्कुल। घर के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एक बिल्ली तेजी से बाहर भागती है। अंदर उसे खून दिखता है, कुछ बुनाई की सुइयां। फिर बाहर उसे एक औरत दिखती है जो भागकर खलियान में जाती है, और फिर खलियान में जडसन पर फावड़े से हमला होता है, उसका अंत। ये जो प्रस्तावना है, ये बहुत चालाकी से घर के उस काले इतिहास की नींव रखती है। ये हिंसा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल। ये कहानी के वास्तविक दर्दनाक अतीत का पहला इशारा है, एक तरह का पहला सबूत कि देखो यहाँ कुछ भयानक हुआ है। फिर कहानी एकदम से जंप करती है 1972 में। पेरॉन परिवार आता है, रॉजर, कैरोलिन और उनकी बेटियां। वही फार्म हाउस। अब थोड़ा बेहतर दिखता है घर। हाँ, परिवार खुश है, उत्साहित है, सिवाय एक बेटी सिंडी के। वो कहती है जगह कितनी बोरिंग लग रही है। हाँ, ये तो क्लासिक हॉरर की शुरुआत है, परिवार का प्रेतवादित घर में आना। लेकिन यहाँ ये इंसाइटिंग इंसिडेंट जैसा है। पेरोन परिवार का आना ही कहानी को आगे बढ़ाता है। और सिंडी की बात बाद में जो होता है उसे सोचें तो कितनी आयरॉनिक है। सही कहा। घर के अंदर रॉजर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, पर कैरोलिन को नहीं। और उनका कुत्ता सैडी, वो घर में घुसने से हिचकता है, दरवाजे पर ही रुक जाता है। जानवरों की ये प्रतिक्रिया अक्सर हॉरर फिल्मों में खतरे का पहला संकेत होती है। सैडी का हिचकना एक चेतावनी है, एक छोटा सा सबूत जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। रॉजर ध्यान नहीं देता। हाँ, और ये भी दिखाता है कि कैसे स्क्रीन प्ले दर्शकों को किरदारों से ज्यादा जानकारी देता है। और रॉजर और कैरोलिन का अलग अलग अनुभव करना, ये उनके बीच आगे जो तनाव आएगा उसकी भी नींव रखता है। फिर जल्दी अजीब चीजें होने लगती हैं। बेटी एंड्रिया को रात में बाहर से कोई फुसफुसा कर उसका नाम लेता सुनाई देता है। वो रोज सुबह ठीक 5:15 बजे रुक जाती हैं। ये देखिए, घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, फुसफुसाहट से लेकर एक पैटर्न तक। और ये 5:15 सुबह का समय, ये बार बार आना सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये वो धागा है जो शुरू के रहस्य को सीधे बैतशेबा के इतिहास से, उसके श्राप के सबूत से जोड़ता है। इससे वो सच्ची कहानी वाला दावा और मजबूत लगता है। और फिर मामला और बिगड़ जाता है। परिवार को उनका कुत्ता सैडी घर के बाहर मरा हुआ मिलता है, गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई। पालतू जानवर की मौत हमेशा कहानी में एक मोड़ होती है। ये दिखाता है कि खतरा अब सिर्फ एहसास या रहस्य नहीं, बल्कि जानलेवा है। परिवार का डर अब बिल्कुल असली और ठोस बन जाता है। ये एक और भयानक सबूत है। इसके बाद कहानी हमें एड और लॉरेन वॉरेन से मिलवाती है। वो एक लेक्चर हॉल में है, पैरानॉर्मल घटनाओं पर बात कर रहे हैं। हाँ, शैतानी कब्जे के बारे में। वे मॉरिस थेरियॉल्ट नाम के किसान के केस का फुटेज दिखाते हैं। उस पर शैतानी कब्जा था। एड बताते हैं कि कैसे मॉरिस ने अपनी पत्नी पर हमला किया था।
वॉरेन को यहाँ तुरंत एक्सपर्ट की तरफ पेश किया गया है। उनका तरीका, लेक्चर देना, दस्तावेज दिखाना, फुटेज, केस स्टडी, ये सब उन्हें एक विश्वसनीयता देता है। मॉरिस का केस शैतानी कब्जे की भयानक असलियत दिखाता है और ये फुटेज एक तरह का सबूत है उनकी विशेषज्ञता का। लॉरेन फुटेज में त्वचा पर उभरते उल्टे क्रॉस की बात करती हैं। वो कहते हैं कि वो साल में सैकड़ों मामलों की जांच करते हैं, पर खुद को भावनात्मक रूप से दूर रखते हैं। एड का वो डायलॉग है, हमारा विश्वास ही हमारा कवच है। बिल्कुल, यहाँ उनका काम करने का तरीका और उनकी सोच साफ हो जाती है। अनुभव है, विश्वास पर आधारित सुरक्षा है और एक पेशेवर दूरी। सैकड़ों मामले उनके अनुभव को दिखाता है। उनका वह शांत विश्लेषणात्मक तरीका पेरॉन परिवार के बढ़ते डर के बिल्कुल उलट है। लोरेन अपनी क्लेवॉयंस मतलब भविष्य देखने या महसूस करने की क्षमता, उसका भी प्रदर्शन करती हैं। एक छात्रा का हाथ पकड़कर उसकी दादी के बारे में बिल्कुल सही बातें बताती हैं। ये प्रदर्शन लोरेन की खास काबिलियत को दिखाता है, जो उनकी जांच का एक अहम हिस्सा बनने वाली है। ये बताता है कि वो सिर्फ तकनीकी सबूतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी अपनी अंतर्दृष्टि भी है। इससे दर्शकों के मन में उनकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। अच्छा, वापस पेरन हाउस चलते हैं। वहां परिवार सिर्फ अलौकिक घटनाओं से ही नहीं जूझ रहा, पैसों की तंगी भी है। सेप्टिक टैंक की मरम्मत का बड़ा खर्चा, रॉजर की नौकरी का संकट। हाँ, ये जो आर्थिक चिंता है, ये परिवार पर मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ा देती है। ये पटकथा का एक तरीका है कहानी को सिर्फ भूत प्रेत तक सीमित न रखकर एक परिवार के संघर्ष की कहानी बनाने का। इससे वो और ज्यादा वास्तविक लगती है। रात में बगीचे में लगा स्केरक्रो, वो बिजू का, डरावना लगता है। एंड्रिया को लगता है कि कोई उसके बिस्तर पे कूदा है। उसे फिर वही बिल्ली दिखती है, पर इस बार वो शैतानी लगती है, गुर्राती है। और फिर कैरोलिन को उसे तहखाने के दरवाजे से खरोचने की तेज आवाजें आती हैं और दरवाजे के नीचे से दो आंखें झांकती हुई दिखती हैं। अब घटनाएं ज्यादा सीधी और आक्रामक हो रही हैं। बिल्ली का बर्ताव बदल गया है। खरोचने की आवाज, आंखें दिखना, ये सीधे टकराव का इशारा है। ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि ठोस घटनाएं हैं जो कैरोलिन के डर को सही साबित करती हैं। अगली रात रॉजर तहखाने के दरवाजे के पीछे देखता है। अंदर की तरफ गहरी खरोचें हैं और वो फिर भी शक करता है। कैरोलिन पूछती है, क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब बना रही हूँ? यहां तक कि शारीरिक सबूत, वो खरोचे मिलने के बाद भी रॉजर का शक बना रहता है। ये पति पत्नी के बीच तनाव पैदा करता है और कहानी में एक यथार्थवाद लाता है। हर कोई फौरन अलौकिक बातों पर यकीन नहीं करता है ना। कैरोलिन का सवाल दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर करता है। आखिरकार पेरोन परिवार वॉरेन से संपर्क करता है। एड और लोरेन उनके घर पहुंचते हैं। एड आते ही 3 के नियम की बात करते हैं कि शैतानी गतिविधियां अक्सर 3 के समूह में होती हैं। हाँ, पवित्र ट्रिनिटी का मजाक उड़ाने के लिए। और लोरेन को घर में घुसते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वॉरेन का आना मतलब जांच का औपचारिक दौर शुरू। एड का ज्ञान, लोरेन की शारीरिक प्रतिक्रिया, ये उनकी विशेषज्ञता और संवेदनशीलता दिखाते हैं। अब सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू होगा एक तरह से। वे उन रुकी हुई घड़ियों को देखते हैं। 5:15 सुबह। तहखाने का दरवाजा कुर्सी और एक लकड़ी के टुकड़े वेज से बंद किया हुआ है। लोरेन दरवाजा खोलकर अकेले नीचे जाती है। तहखाने का बंद होना परिवार के डर और उस जगह के खतरे को दिखाता है। लोरेन का अकेले जाना उसके साहस और विशेषज्ञता को उभारता है। तहखाने में लोरेन को बहुत भयानक चीजें दिखती हैं। मरे हुए खरगोश जिनकी खाल उतारी हुई है, दीवार पर खून से बना एक बड़ा पेंटाग्राम, जिसे अक्सर शैतानी रस्मों से जोड़ा जाता है। हाँ, और उसे हिंसक घटनाओं की झलकियां दिखती हैं। ये दृश्य शैतानी गतिविधि का एकदम साफ सबूत है। पेंटाग्राम, मरे हुए जानवर, वो हिंसक छवियां, ये सब बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा और शायद किसी रस्म के संकेत हैं। ये लोरेन की क्षमता का भी सबूत है कि वो उस जगह की भयावहता को महसूस कर सकती है। ये सिर्फ डर नहीं, ठोस संकेत हैं। ऊपर एड कैरोलाइन से पूछता है कि क्या परिवार में कोई कभी किसी पंथ वगैरह में शामिल रहा है? नहीं। या बच्चों का बपतिस्मा हुआ है? नहीं। एड कहता है कि बपतिस्मा न होना उन्हें असुरक्षित बनाता है। एड की ये पूछताछ जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। वो संभावित कारण या कमजोरियां ढूंढ रहा है। बपतिस्मा न होना उन्हें धार्मिक नजरिए से असुरक्षित बनाता है। ये स्क्रीन प्ले का तरीका है कहानी के नियम बनाने का। विश्वास, सुरक्षा देता है और ऐसी उपस्थिति के लिए शायद किसी तरह का निमंत्रण जरूरी होता है। एड बताता है कि घर का एग्जॉर्सिज्म मतलब भूत भगाने की रस्म करने के लिए उन्हें चर्च से इजाजत और ठोस सबूत चाहिए होंगे, जो मिलना मुश्किल हो सकता है। वो कैरोलिन का इंटरव्यू टेप रिकॉर्ड करना शुरू करता है। सबूत की जरूरत पर जोर देना कहानी को वास्तविकता के धरातल पर रखता है।
ये सिर्फ वॉरेन के कहने से नहीं होगा, एक बाहरी संस्था चर्च को प्रमाण चाहिए। इससे जांच और चुनौतीपूर्ण और यथार्थवादी बन जाती है। फिर वॉरेन घर के इतिहास का पता लगाने पास के कस्बे जाते हैं। वहां उन्हें बैथशीबा शर्मन के बारे में पता चलता है। वो सेलिम डाइन परीक्षणों में फांसी पर चढ़ाई गई पहली महिला की वंशज थी। अच्छा। उसने 1863 में ये फार्म हाउस बनवाया था, अपने 7 दिन के बच्चे की चिमनी के सामने बलि दी, जमीन को श्राप दिया और सुबह 5:15 पर खलिहान के पास एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर। ये खुलासा कहानी का एकदम केंद्र बिंदु है। बैथशीबा ही बुराई का स्रोत है। उसका इतिहास, सेलिम कनेक्शन, बच्चे की बलि, श्राप, आत्महत्या उसके इरादे साफ करता है। और सबसे अहम, फांसी का समय 5:15 सुबह, ये सीधे घर में रुकने वाली घड़ियों से जुड़ता है। ये एक मजबूत ऐतिहासिक सबूत है जो मौजूदा घटनाओं को समझाता है और उस सच्ची कहानी वाले दावे को वजन देता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि उस जमीन पर और भी मौतें हुई हैं। तालाब में एक लड़का डूबा था, जंगल में एक शिकारी मरा था, एक और औरत ने खुद को गोली मार ली थी। ये जो और मौतें हैं, ये बैथशीबा के श्राप की पुष्टि करती हैं, दिखाती हैं कि ये खतरा सिर्फ पेरॉन परिवार के लिए नहीं बल्कि उस जमीन से ही जुड़ा है। ये सब मिलकर वास्तविकता के उस दावे को मजबूत करने की कोशिश है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। वॉरेन अपनी टीम के साथ घर लौटते हैं। ब्रूस लेवी, वो पुलिस वाला जो थोड़ा शक करता है, और जेरोम, उनका टेक असिस्टेंट, वे घर में कैमरे, मॉनिटर्स, EMF मीटर्स लगाते हैं। टीम का आना जांच को और पेशेवर बनाता है। ब्रूस का शक एक तरह की रियलिटी चेक वाली परत जोड़ता है। और ये तकनीकी उपकरण, ये वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश है जो लॉरेन के मानसिक अनुभवों के साथ मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करेंगे। खलिहान में रोजर के साथ एक हादसा होता है। ट्रक का जैक गिर जाता है। एड फौरन उसे बैथशीबा की फांसी वाली जगह से जोड़ता है। तहखाने में बात करने की कोशिश करते हैं तो EMF मीटर तेजी से बढ़ता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। ब्रूस भी चौंक जाता है। EMF मीटर का बढ़ना, दरवाजे का बंद होना, ये सीधे जवाब की तरह पेश किए गए हैं। ये मूर्त सबूत हैं। ये उस शक करने वाले ब्रूस को भी प्रभावित करता है, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ जाती है। बाद में लॉरेन ब्रूस का हाथ पकड़कर उसके बचपन की एक बेसबॉल के बारे में बताती है, जैकी रॉबिन्सन से जुड़ी हुई। ब्रूस हैरान रह जाता है। रात में रसोई में दूध का डब्बा अपने आप हिलता है और फ्रिज के अंदर पिचका हुआ मिलता है। लॉरेन की क्षमता का एक और प्रदर्शन, इस बार उस शक करने वाले पर, दिखाता है कि सबूत सिर्फ मशीनी नहीं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। और दूध के डब्बे वाली घटना, ये पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी है, भौतिक सबूत का एक और उदाहरण जिसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हमले और तेज हो जाते हैं। दालान में लगे कैमरे चमकते हैं, तापमान एकदम से गिर जाता है, एंड्रिया के बाल खींचे जाते हैं, उसे बिस्तर से नीचे खींचा जाता है। तापमान का गिरना, शारीरिक हमला, ये खतरे के स्तर को बहुत बढ़ा देता है। ये अब सिर्फ डर नहीं, सीधा शारीरिक नुकसान है। सबूत अब सिर्फ देखे या सुने नहीं जा रहे, महसूस किए जा रहे हैं, अनुभव बन रहे हैं। सिंडी के कमरे में अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है, क्रॉल स्पेस। लॉरेन अंदर जाती है, टॉर्च बुझ जाती है, उसे भूतिया बच्चों का एहसास होता है। उसे एक पुराना स्लिंकी खिलौना मिलता है और दीवारों पर क्रेयॉन से लिखा है, आई एम सॉरी मॉमी। फिर बैथशीबा उस पर हमला करती है। अपनी बेटी जूडी मर जाती है। एड की जो शुरुआती टेप रिकॉर्डिंग थी वो खाली निकलती है, लेकिन बाद में उसी टेप पर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोरेन पर यह मनोवैज्ञानिक हमला उसे कमजोर करने की कोशिश है। और जेरोम जो तस्वीरें डेवलप करता है, उनमें सीढ़ियों पर एक धुंधली सी आकृति दिखती है। ऑडियो और फोटोग्राफिक सबूत भली साफ ना हो, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यही वो प्रमाण है जो चर्च को दिखाने के लिए चाहिए। ये तकनीकी सबूत लोरेन के मानसिक अनुभवों की पुष्टि करते हुए दिखते हैं। वॉरेन चर्च से आधिकारिक एक्सोर्सिज्म का अनुरोध करते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। कारण, पेरोन परिवार चर्च का सदस्य नहीं है, बच्चों का बपतिस्मा नहीं हुआ है और वैटिकन सार्वजनिक प्रतिक्रिया से चिंतित है। यहाँ विश्वास बनाम नौकरशाही का टकराव साफ दिखता है। नियम और प्रक्रियाएं फौरन मदद मिलने में रुकावट बन जाती हैं। इससे वॉरेन और परिवार की निराशा बढ़ती है और कहानी में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। कैरोलिन पर कब्जा बढ़ जाता है। वो अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं और पुलिस अधिकारी ब्रूस लेवी की एक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। खतरा परिवार के अंदर ही है। ब्रूस की मौत इस मामले के बढ़ते खतरे और दांव पे लगी जिंदगियों को दिखाती है। ये एक दुखद वास्तविकता है जो कहानी के माहौल को और गंभीर बना देती है। एड
चर्च की इजाजत के बिना खुद ही एक्सोसिज्म करने का फैसला करता है। आखिरी टकराव घर में होता है। कैरोलिन, जिस पर कब्जा है, वो एंड्रिया पर हमला करती है। एड धार्मिक रस्में निभाता है। व्यक्तिगत विश्वास और साहस का काम है जो कहानी को एक निर्णायक मोड़ पर लाता है। लोरेन कैरोलिन तक पहुंचने के लिए अपने मानसिक जुड़ाव और परिवार की यादों, उनके प्यार का इस्तेमाल करती है। हाँ, और आखिर में पारिवारिक प्रेम और विश्वास की शक्ति से बैतशीबा को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पटकथा सिर्फ धार्मिक रस्मों पर ही नहीं टिकी रहती, बल्कि मानवीय भावनाओं, परिवार और प्यार को बुराई पर जीत हासिल करने वाली शक्ति के रूप में दिखाती है। और अंत में स्क्रीन पर फिर से वो टेक्स्ट आता है जो सच्ची कहानी के दावे को दोहराता है और वॉरेन के काम का जिक्र करता है, इस विचार को पुख्ता करते हुए कि ये सब वास्तविक घटनाओं पर आधारित था। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे द कॉन्जूरिंग का स्क्रीन प्ले डर, जांच, इतिहास और सबूत के इस संघर्ष को एक साथ पिरोता है। पटकथा लगातार उस सच्ची कहानी वाले दावे पर टिकी रहती है और वास्तविकता के तत्वों का इस्तेमाल करके उसे भरोसेमंद बनाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, ये बातचीत दिखाती है कि कहानी कहने की कला कैसे वास्तविकता के विचार का इस्तेमाल करके दर्शकों पर गहरा असर डाल सकती है। ये सोचना कि ऐसी डरावनी घटनाएं किसी के असली अनुभव या जमा किए गए सबूतों पर आधारित हो सकती हैं, ये कहानी को एक अलग ही वजन और प्रभाव देता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा करता है। जब कोई कहानी, खासकर ऐसी अलौकिक घटनाओं वाली, सच्चाई या वास्तविकता का दावा करती है, तो ये हमारे अनुभव को कैसे बदल देती है? क्या हम उसे अलग तरह से देखते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जब किसी कहानी को सत्य पर आधारित कहा जाता है तो हम दस्तावेजी खातों, अपने निजी विश्वासों और सिनेमाई कहानी कहने के बीच की उस बारीक सी लकीर को कैसे देखते हैं? क्या इससे हमारा शक कम हो जाता है या हमारा डर और बढ़ जाता है? इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा। निश्चित रूप से। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।